जी बेटा, once again, good afternoon to everyone. In the second video, we will do the topic the changes which demanded reforms in the UNO. देखिए बेटा, कल वाले टॉपिक में हमने, क्योंकि ये चैप्टर दो वीडियोस में डिवाइडेड है, तो कल हमने हाफ चैप्टर कर लिया था। आज हम जो है वो सेकंड वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो जिसमें यू कैन सी द चेंजेस विच डिमांडेड रिफॉर्म इन द यूएनओ। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो चेंजेस आज का हमारा टॉपिक है, देखिए चेंजेस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो करनी है। तो यूएनओ में कुछ चेंजेस की डिमांड की गई। हमने कल पढ़ा कि इसमें इतने मेंबर्स हैं, ये 20 को मेंटेन करता है, लेकिन चेंजेस हुई भी, इसमें चेंजेस होनी चाहिए। अब वो चेंजेस की डिमांड जो थी वो क्यों की गई? क्योंकि देखिए आप याद कीजिए, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ये तब बनी थी जब हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के बाद आप ये देखिए कि ये बन गई, तो वो तो 1945 में ख़त्म हो गई। तो उसके बाद मतलब वैसा ही माहौल था नहीं, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएस स्ट्रॉन्ग बन गया, और धीरे धीरे रशिया और सोवियत यूनियन, जो कि रशिया जो है वो सोवियत यूनियन से ही निकला है। सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो रशिया आया, रशिया यूएस के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गए। चाइना एक बहुत इमर्जिंग कंट्री हो गया। एशिया, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, इनकी जो इकोनॉमीज़ थी वो अपलिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे और भी कंट्रीज़ इसमें ज्वाइन हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट भी हो चुकी थी। अब हमारे सामने सिर्फ एक वॉर को कंट्रोल करना चैलेंज नहीं था, अब जो अलग अलग कंट्रीज़ थी उनके अलग अलग अपने अपने व्यूज़ थे, क्योंकि अब हर एक कंट्री डेवलप हो चुकी थी और वो चाहती थी कि वो अपने इसमें यूएनओ में व्यूज़ रखे। किसके ऊपर आपको दिया हुआ है, लाइक क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, ठीक है। तो इसलिए यूएनओ में चेंजेस करनी ज़रूरी थी। अब देखिए सीबीएसई ने भी तो चेंजेस कर दिए ना। क्या जो पैटर्न आज से 10 साल पहले था, क्या आज वो पैटर्न है? बिल्कुल चेंज है, हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यूएन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्यों नहीं चेंजेस होंगी? सबसे पहले द रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। देखिए दो तरह की चेंजेस है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। एक तो चेंजेस जब कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन में कंट्रीज़ ने बोला कि दो तरह के चेंजेस लाओ, एक है स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक है ज्यूरिसडिक्शन। स्ट्रक्चर मतलब मेंबर्स के रिलेटेड चेंजेस। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और बोला कि इसके 3 मेन कंप्लेंट्स हैं। मतलब रेजोल्यूशन ने ये बोला, इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि कंट्रीज़ की 3 कंप्लेंट्स हैं। पहली तो क्या कि सिक्योरिटी काउंसिल मेन पार्ट है ना, तो वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। कि जो 1945 के बाद जब ये बनी तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे, तो मेंबर्स आप बढ़ाओ, अब उनकी ये डिमांड थी। उन्होंने बोला जितने भी डिसीजंस हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ लेती है। मतलब कौन सी? वही बात आ गई, अमेरिका, और डोमिनेट करती है। कोई अगर सिर्फ 5 मेंबर आपने परमानेंट रखे हैं, 10 नॉन परमानेंट रखे हैं, तो आप परमानेंट मेंबर्स में इंक्रीज़ करो। तो इसलिए इन डिमांड्स की वजह से जब यूएन ने एक इंक्वायरी बिठाई जनवरी 1997 में, तो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जनरल कौन था? कोफी अन्नान। यूएन का सेक्रेटरी कौन था? कोफी अन्नान। तो उसने क्या किया? उसने एक इंक्वायरी बिठाई और बोला कि हाँ ये चेंजेस अब करनी है। सबसे पहले चेंजेस क्या की गई? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितनी भी आप परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी आप जो नंबर है उनके बढ़ा दो। उन्होंने बोला सबसे पहले तो आप एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से भी कंट्रीज़ लो, क्योंकि आपने इनमें तो ली नहीं है, सारे तो बाकी कंट्रीज़ आ गई, ये कंट्रीज़ रह गई हैं। तो एक उन्होंने बोला वीटो पावर। वीटो पावर मैंने आपको कल वाले फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर का मीनिंग होता है कि जब आप कोई भी फैसला लो और बाकी कंट्रीज़ चाहे उस पर नहीं माने, लेकिन आपका ही फैसला माना जाएगा अगर आपके पास वीटो पावर है। तो उन्होंने कहा वही 5 कंट्रीज़ हैं जो मेन, उनके पास वीटो पावर है, जो आपके मेंबर्स हैं परमानेंट, तो आप उनसे वो वीटो पावर लो। वो क्या करते हैं? फिर डोमिनेट करते हैं। ये रखा गया, ठीक है। फिर इसके बारे में सोचा भी गया और साथ में ये बोला गया कि कोई क्राइटेरिया रखो। बस वो 5 कंट्रीज़ क्या हैं? यूएस है, रशिया है, इसके अलावा आपका फ्रांस है, यूके है। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ों को आप थोड़ा सा देखो और आप परमानेंट और न्यू परमानेंट मेंबर्स का एक क्राइटेरिया रखो कि बाकी कंट्रीज़ को भी परमानेंट मेंबर बनने का मौका मिले। तो फिर जो बनना चाहता है उसके लिए आप एक क्राइटेरिया रख दो। जैसे आपको 12th के बाद अगर अब्रॉड जाना है तो आपके पास क्राइटेरियन है, आपको 80% मार्क्स चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर यूएन के परमानेंट मेंबर्स
अदर्स, ताकि बाकियों को मौका मिले। और आप एक क्राइटेरिया रख दो। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले कि वो कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, वो कंट्री एक मिलिट्री पावर होनी चाहिए, उस कंट्री के पास यूएन को देने के लिए अच्छा खासा पैसा बजट होना चाहिए, और पॉपुलेशन में वो नेशन बिग होना चाहिए, और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में भी वो बात करें। ओके, ए कंट्री, स्टूडेंट्स वेट फॉर अ मिनट, ताकि मैं इसकी जो लाइटिंग है उसको इंक्रीज़ कर दूं। ओके, अ कंट्री डेट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड, और एक ऐसी कंट्री जो होगी वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी कंट्रीज़ हों जो इन सब चीज़ों को, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि वो कंट्री जो हो वो रिप्रेजेंट करे अपने वर्ल्ड को। तो अगर किसी में ये 6 क्वालिटीज़ नज़र आती हैं तो उसको परमानेंट मेंबर बनने का मौका मिलना चाहिए। ये तो कौन से चेंजेस की डिमांड की? इन चेंजेस को बोला गया जो क्राइटेरिया में फिक्स हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब सेकंड पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि गवर्नेंस में भी चेंजेस लाओ। देखो अब क्या हुआ, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है गवर्नेंस। यूएन ने अपने 60 साल कंप्लीट कर लिए, और 60 साल के बाद इसने 2005 में अपनी एक सेरेमनी मनाई, और उन्होंने बोला चलो कुछ चेंजेस करते हैं। उस मीटिंग के अंदर उस पार्टी के अंदर एक मीटिंग हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा, ये मेन मोटिव था, आप देख रहे हो, ए पॉइंट द क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्ड कमीशन, कि ऐसा नेशन बनाया जाएगा जो पीस पे बनो, जो शांति बनाए देश के अंदर। सेकेंड, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर कोई देश अपने सिटीजन्स की बात को नहीं सुनता तो वो डायरेक्ट यूएन के पास आ सकते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल कोऑपरेटिंग सिंस, इसके अलावा ह्यूमन राइट काउंसिल भी बनाई जाए जिसमें ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि पूरे प्लैनेट, पूरे देश, अर्थ के ऊपर जितने देश हैं उन सब की डेवलपमेंट हो। इसके अलावा कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, जहाँ पे भी टेररिज्म होता है उसको इग्नोर किया जाए। डेमोक्रेसी हर देश में लाई जाए। और ट्रस्टीशिप काउंसिल, मैंने कल भी आपको बताया था कल वाले वीडियो में, ट्रस्टीशिप काउंसिल के एग्रीमेंट को वाइंड अप कर दिया जाए। इट मीन्स कि अब कोई कंट्री, अगर कोई इंडिपेंडेंट, सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज तो है ही नहीं है, तो इट मीन्स नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल वाली सीट रखने की। आई होप सो आपको इसमें ये पता लग गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड। अब इंडिया ने सपोर्ट किया। इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि सच बताऊं, इंडिया खुद भी इसका पार्ट बनना चाहती थी, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया नहीं। तो इसका रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली इंडिया का शुरू से ही पाकिस्तान के साथ जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, तो यूएन ने कहा कि आप अपने पड़ोसी देश से तो लड़ रहे हो, तो अभी वैसे भी उस टाइम पर इंडिया कोई डेवलप इकॉनमी नहीं थी, तो एज ए रिज़ल्ट उनको ऐड नहीं किया गया यूएन के परमानेंट मेंबर में। वैसे इंडिया मेंबर है लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है, अभी भी नहीं है। धीरे धीरे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15 इंक्रीज़ हो गए, लेकिन परमानेंट मेंबर में कोई चेंजेस नहीं आई। इट मीन्स 5 के 5 मेंबर्स वही रहे। और इंडिया ने सपोर्ट किया परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर को अगर बढ़ाने की बात की जाए, क्योंकि वही बात है, दोबारा से बोल रही हूँ, इंडिया जो क्या था वो चाहता था कि वो खुद इसका परमानेंट मेंबर बने। और पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल की एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट आपका, देन इंडिया इटसेल्फ विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन, तो परमानेंट मेंबर अभी भी नहीं है, बनना चाहता है ये। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया सारे यूएन के इनिशिएटिव में। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि यूएन के साथ ये पीस बना के रखना चाहता है। देन आपका लास्ट टॉपिक है, ये बहुत ईजी है कि यूएन ने कौन कौन सी एजेंसी, देखिए यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, तो ये 1-1 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो 4 है, यूनेस्को, यूनिसेफ, इलो, हु। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, WHO। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, और इसके 150 फील्ड ऑफिसेज हैं, और नाम से पता लग रहा है कि ये पूरे मेंबर्स की जो ध्यान रखता है उनकी हेल्थ को। इलो बना था अक्टूबर 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका एम था कि जस्टिस दिया जाए उन वर्कर्स को, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, उनको उनकी वेजेस फिक्स की जाए। नाम से पता लग रहा है, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर को कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है। नेक्स्ट आप देखें तो यूनिसेफ ये ऑर्गेनाइजेशन 1946 में बनी, और इस यूनिसेफ का काम क्या है कि बेटर हेल्थ देना बच्चों को,
ठीक है, बेटर हेल्थ देनी है सारे ज़माने के बच्चों को, उनके लिए वर्क करना है। और इसमें 193 कंट्रीज़ जो क्या हैं इंक्लूड है। फर्स्ट वाली आपके यूनेस्को है, जितना भी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, जितना भी हमारा जो साइंटिफिक से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, जितने भी हमारा कल्चर से रिलेटेड है, तो उसके लिए जो हमें डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनेस्को है। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल बॉडी है जो एजुकेशन को प्रमोट करती है, नेचुरल साइंसेस को प्रमोट करती है, और इसके अलावा वो एंथ्रोपोलॉजी कल्चर को। ओके, आई होप सो बेटे आपको ये भी क्लियर हो गया। तो आज वाली वीडियो में आप अच्छे से इसके नोट्स पढ़ो, मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किए हैं कि आज हमने पढ़ा है चेंजेस क्या चाहिए थी और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या। तो आपका ये 2 वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके बेटा।